बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ IS टू इन्वेंट्री। गुज़श्ता 2 क्लासेस में हमने बुनियादी बातें इन्वेंट्री की डिस्कस करते हुए परपीचुअल और पीरियोडिक का एक जो वाज़ेह फ़र्क है कंप्यूटेशन का वो समझ लिया था, और इसके ऊपर कुछ अच्छी खासी प्रैक्टिस हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कर ली थी। लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करने से पहले ज़रा तिलावत कर दें ताकि हम फिर आज की बात का आगाज़ करें। आज भैया पानी को भिजवाने जब भी वो बोल गया, उसको मैंने कावे का भी बोला हुआ है। हाँ ओके चलो जी। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने कुछ बुनियादी बातें की थी इन्वेंट्री की, और हमने कहा था कि इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। यानी कि आसान ज़बान में अगर मैं यूँ कहूँ कि जिस चीज़ के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिस आइटम के अंदर मैं डील कर रहा हूँ विद द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, है जिसके अंदर मैं डील कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, वो मेरी क्या है, बोलो भाई इन्वेंट्री है। ऐसे ही कहा था हमने, कोई ऐसी टूटी फूटी डेफिनेशन सीखी थी इन्वेंट्री की। ठीक है, बताओ इन्वेंट्री क्या होती है? वो आइटम जिसके अंदर मेरा बिजनेस डील कर रहा है वो क्या है, इन्वेंट्री है। अच्छा, क्या AC मेरा इन्वेंट्री है? नहीं। लेकिन अगर मैं AC की खरीदो फरोख्त शुरू कर दूँ तो क्या इन्वेंट्री बन जाएगी? बन जाएगी। अच्छा, 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से बोलो? परपीचुअल और पीरियोडिक। मेथड कौन कौन से होते हैं? सिस्टम कौन कौन से होते हैं? बोलो भाई, सिस्टम कौन कौन से होते हैं? 2। बोलना है मुँह से। सिस्टम कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? परपीचुअल और पीरियोडिक। अच्छा, और फिर उसके अंदर मेथड्स कितने होते हैं फर्दर? 2। कौन कौन से? FIFO और FIFO। ज़बरदस्त। अच्छा, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है भाई? इन्वेंट्री का बैलेंस मुझे साथ साथ पता चलता रहता है, क्योंकि मैं एक लेजर कार्ड बनाता हूँ और उस लेजर के अंदर मेरा इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट होता है। अब ये कोई किताबी बातें नहीं है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल देख लिया करके, तो हमें समझ आ रही है चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, फिर एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो इसके अंदर मैंने कहा था, इसके अंदर हम कोई लेजर कार्ड नहीं बनाते अलग से, बल्कि इसके अंदर तो मुझे सारा का सारा हिसाब किताब साल के आखिर में जाके पता चलता है। और साल के आखिर में कैसे जाके पता चलता है? जब मैं स्टॉक काउंट करता हूँ तो पता चलता है भाई कि कितना जो है ना वो मेरे पास बैलेंस है। अच्छा, इसका मतलब क्या कि परपीचुअल के अंदर स्टॉक काउंट नहीं होता? नहीं, परपीचुअल के अंदर भी स्टॉक काउंट होता है। तो भाई पीरियोडिक और परपीचुअल में फ़र्क क्या है? देखो, परपीचुअल के अंदर मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड साथ साथ मेंटेन हो रहे होते हैं, और जब मैं स्टॉक काउंट करता हूँ तो मेरे पास एक डबल वेरिफिकेशन हो जाती है कि हाँ यार, मेरे स्टॉक काउंट में भी इतना ही है, मेरे लेजर कार्ड में भी इतना ही मेंटेन हो रहा था। ठीक है। लेकिन जबकि पीरियोडिक के अंदर मैं कोई परपीचुअल वाला हिसाब किताब लेजर कार्ड मेंटेन नहीं करता, बस साल के आखिर में जाके मुझे यकमुझ एक साथ पता चल जाता है कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। उसके बाद हमने बात की कॉस्ट ऑफ परचेज़ की, जनाब कि कॉस्ट ऑफ परचेज़ में क्या शामिल होना चाहिए, क्या शामिल नहीं होना चाहिए। और मेथड्स के अंदर हमने बात की जनाब कि मेथड को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। FIFO मेथड क्या कहता है कि जो पहले आई वो पहले जाईं, और FIFO क्या कहता है कि आपने हर परचेज़ के बाद अपनी टोटल पर यूनिट कॉस्ट को रिकम्प्यूट करना है और देखना है मेरे पास अब कितना माल आ गया है, कितने रुपए का पड़ा हुआ है, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई। क्या मेरी बात समझ आती है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इट्स प्रैक्टिस। ये हमने देख लिया, प्रैक्टिस हमने कैसे की थी, याद आ रहा है? प्रैक्टिस याद आ रही है? सवालात क्लास के याद आ रहे हैं? इतनी पुरानी बात नहीं है, एक दिन पुरानी बात है बस। ठीक है। अच्छा, ये करते करते हम आगे बढ़ गए हैं, और इसके अंदर फिर हमने FIFO को परपीचुअल से भी कर लिया था। डन। ओके, और उस दिन की आखिरी बात क्या थी? इन्फ्लेशनरी इकनॉमी और डिफ्लेशनरी इकनॉमी, यानी कि वो इकनॉमी जहाँ महंगाई हो रही है वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इन FIFO विल बी हायर एज कम्पेयर टू FIFO, और वो इकनॉमी जहाँ चीज़ें सस्ती हो रही है, डिफ्लेशनरी इकनॉमी, द इकनॉमी विच डज नॉट एग्जिस्ट, उधर क्या होगा? बोलो भाई, FIFO हाई होगा, FIFO कम होगा। डन, ऐसा ही है। चलो, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, और आज के लेक्चर में हम कुछ मज़ीद डिफरेंसेस पे बात करने जाएंगे। मैं कह रहा था ना कि अगर मैं परपीचुअल और पीरियोडिक के डिफरेंसेस आपको बयान करना शुरू करूं तो एक लेक्चर भी शायद कम पड़ जाए, अगला लेक्चर भी कम पड़ जाए। लेकिन ये इस इन्वेंट्री के चैप्टर की जान है, जिंद और जान है इस चैप्टर की ना, तो जितने अच्छे से हमें चीज़ें समझ आएंगी। और आज का लेक्चर मैं दोबारा बता दूँ, मैं अगेन रिपीट करूँगा, कोशिश करूँगा कि आहिस्ता समझाऊँ, इजी करके समझाऊँ, आराम से लेके चलूँ। नोटिंग आपने बहुत सख्त रखनी है, अटेंशन आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि आज के लेक्चर की जितने अच्छे से समझ आ गई, आगे आने वालों सवालों की प्रैक्टिस उतनी आसान हो जाएगी।
जिस पॉइंट पे मैं जो चीज़ समझाऊंगा, जो चीज़ बताऊंगा, उसका ट्रीटमेंट आपने समझना भी है, साथ साथ याद भी करते चले जाना है। जो जर्नल एंट्री बनाऊंगा समझते भी जाना है, याद भी करते चले जानी है, ताकि जब आगे से आगे सवाल सॉल्व करो तो वो चीज़ों, वो आज का लेक्चर की एप्लीकेशन आज के और अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर में हो रही होगी। डन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चैप्टर 1 2 3 आप लोग पढ़ कर आ रहे हो, ऐसा ही है? तो चैप्टर 1 2 3 पढ़ने के बाद आपने क्या किया था, आखिर में जाके एक ट्रायल बैलेंस बनाया था, ठीक है? और ट्रायल बैलेंस से मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाए थे, आपको सर ने करवाए होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा ही है? तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाया करते थे और उसके अंदर जो आप प्रॉफिट और लॉस बनाया करते थे, उसके अंदर आपका फॉर्मेट कौन सा फॉलो होता था? उसके अंदर आपका फॉर्मेट फॉलो होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ओपनिंग प्लस परचेजेस या नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर क्या आता था मेरे पास, बोलो भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाया करता था। यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ये जो तुम काम करते हुए आ रहे थे आज तक जितनी भी तुम अकाउंटिंग करते हुए आ रहे थे, ये तुमने फीफो के परपेचुअल के हिसाब से की थी या पीरियोडिक के हिसाब से? पीरियोडिक के हिसाब से की थी। साथ साथ लेजर तो मेंटेन नहीं किया था ना वहाँ, कभी भी नहीं किया था। और तुम लोगों ने तो कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी साथ साथ नहीं बनाई थी, ऐसा ही है? तुम लोगों ने तो सिर्फ परचेजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, परचेजेस रिटर्न का इस्तेमाल कर लिया था, सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सेल रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और आखिर में जाके क्या किया था, पीरियड एंड एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को सामने रखते हुए अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंप्यूट किया था। तो आज तक जो तुम करते हुए आ रहे थे वो क्या था, बोलो भाई, परपेचुअल या पीरियोडिक? पीरियोडिक, शाबाश। अच्छा, परपेचुअल के अंदर ना उस तरह से हिसाब किताब नहीं होता, जैसे आपने ये कहा ना मैंने, जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस एड कैरेज इन और जो भी दीगर फ्री चार्जेस, कैरेज चार्जेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो सारा डब्बा मैंने आपकी स्क्रीन पे सामने बनाया हुआ है ना, ये आप करते हो पीरियोडिक में। परपेचुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। परपेचुअल में क्या होता है भला? परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है भला? अभी दिखाते हैं सर, कोई मसला ही नहीं है। परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दिखा देता हूँ आपको कैसे आता है। देखो, ये परपेचुअल ही है ना, ये परपेचुअल ही है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है? मैं जाऊँगा इशुएंस 77 और 62, कितना आया भाई? 1,42,520। मैं लेजर कार्ड से टोटल कर लूँगा, वो मेरा क्या आ जाएगा, बोलो भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन आज तक जो मैं काम करता हुआ आ रहा था वो किसके तहत करता हुआ आ रहा था? वो मैं काम करते हुए आ रहा था पीरियोडिक के तहत। पीरियोडिक के अंदर एक फॉर्मूले के तहत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है, ठीक है? तो आज के लेक्चर की पहली बात क्या, हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी परपेचुअल और पीरियोडिक का डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने आज के लेक्चर में पहला नया डिफरेंस डिस्कस कर लिया कि परपेचुअल के अंदर कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ इन्वेंट्री के लेजर कार्ड से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाती है। जबकि पीरियोडिक के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे नहीं निकलती, बल्कि मुझे तो एक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे पास कोई ना कोई ओपनिंग स्टॉक होगा, वो कहाँ से आया होगा भला? वो पिछले साल के क्लोजिंग से आया होगा। मैंने कुछ ना कुछ परचेजेस की होंगी, वो कहाँ से आई होंगी? ट्रांजैक्शन से आई होंगी फॉर द ईयर। कुछ कैरेज इनके लिए भी पे किया होगा, कहाँ से आया होगा? वो ट्रांजैक्शन में लिखा होगा, वहाँ से आया होगा। और लेस करूँगा मैं क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा? ये स्टॉक काउंट से आएगा। देखो बच्चों, जब साल के आखिर में, मैंने उस दिन भी बात बताई थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब साल के आखिर में बिज़नेस का कारोबार ख़त्म हो जाता है ना, ख़त्म नहीं होता मतलब ऐसा नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ख़त्म ही हो गया, मतलब जब बिज़नेस का ईयर एंड हो गया तो वो जाके ना अपनी गिनती करते हैं, दुकान बंद कर देते हैं, बिज़नेस अपने ऑपरेशंस को क्लोज़ कर देता है। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस की मिसाल दूं तो वो अपनी प्रोडक्शन रोक देते हैं। जब मैं एज अ ऑडिटर जाता था ना स्टॉक काउंट करने के लिए, तो हम कहते थे कि आपने अपनी प्रोडक्शन रोक देनी है। अब कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल काम है यार अपनी प्रोडक्शन रोकना, कौन अपनी प्रोडक्शन रोकेगा? लेकिन स्टॉक काउंट के लिए उनको रोकनी पड़ती थी कि ठीक है सर, हम 31 दिसंबर की रात को अपनी प्रोडक्शन रोक देंगे, आप आइए और स्टॉक काउंट कीजिए, हम 1 जनवरी को दोबारा स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन। तो जितनी उसने प्रोडक्शन रोक दी, अब जितना माल उसके पास रेडी पड़ा हुआ है, कुछ जो है ना, वो समझो WIP कहते हैं उसको, वर्क इन प्रोग्रेस, आधा अधूरा कच्चा पक्का माल पड़ा हुआ है, कुछ फुल फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं उसके पास, तो हम जाके गिना करते थे और हम देखते थे कि क्या एंटिटी के जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है, वो क्या फिजिकल काउंट से मैच कर रही है या नहीं कर रही। हम ऐसे करते थे, गिनते थे। कैसे हम गिनते थे? मल्टीप्लाई कर लिया करते थे किसी ना किसी रेट से, कोई ना कोई रेट इस्तेमाल हो रहा था। या हम कम से कम क्या करते थे जनाब, हम वैल्यू को नहीं बल्कि हम फोकस करते थे नंबर ऑफ यूनिट्स को, कि भाई यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं, वैल्यू तो हमारा काम नहीं है गिनना। डन। हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। डन, ओके। अगली बात, इसी तरह से मैंने 2022 दिसंबर में पार्क सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, देखा ना, ऑल्टो, ये जो चल रही होती है गरीब मोबाइल पे, ऑल्टो हो गई, कल्टस हो गई, और जो है ना वो बोलान हो गई, और हाईरूफ हो गई, ये सारी सुजुकी की गाड़ी हैं। तो सुजुकी का स्टॉक काउंट करने का नसीब हुआ ना 2022 में, और इस असाइनमेंट के लिए मुझे कोयटा भेजा गया। तो
तो जब मैं कोयटा गया, कोयटा में आराम शाम करके प्रिंस रोड पे होटल पे बुक कराया और सुबह उठे गाड़ियाँ गिनने के लिए गए, तो शोरूम के ऊपर हम जाके गाड़ियाँ गिनते थे कि हाँ यार ठीक है, इनके पास इतनी गाड़ियाँ लिस्ट में आ रही हैं, क्या उतनी हैं या नहीं, इतनी है या नहीं, इतनी है या नहीं। ये सारी एक्टिविटी करने का पर्पस होता था ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास 31 दिसंबर की रात को क्लोजिंग यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं। बात समझ आ रही है? चलो मैं दोबारा आपसे आ रहा हूँ, मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करते हैं। परपेचुअल के अंदर तो ज़रूरत ही नहीं है लंबी करने की, क्यों, लेजर कार्ड में सामने आ रहा होता है। बल्कि जबकि पीरियोडिक के अंदर एक फार्मूले के तहत से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर रहा होता हूँ। वो फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन हो गया लेस क्लोजिंग स्टॉक, डन। अच्छा, ये सब कुछ मैं लिख के लाया हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए, और आज तबीयत वैसी नासाज है, तो जैसे जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, आप साथ साथ कॉपी भी कर रहे हो और समझते भी जा रहे हो, डन। बढ़ जाऊँ आगे? ओके, जनरल एंट्री। मुझे एक बात बताओ, आज तक जो तुम काम करते हुए आ रहे हो वो पीरियोडिक से करते हुए आ रहे थे, परपेचुअल से? पीरियोडिक से करते हुए आते थे, तो तुमने तो कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम सुना ही नहीं होगा ना, ऐसा ही है ना, नहीं सुना होगा ना, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री तो कभी नहीं बनाई होगी ना। यानी कि जब तुमने माल बेचा होगा तो तुमने सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है। क्या किया होगा, बोलो भाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्या कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाई थी? नहीं बनाई थी। क्यों? क्योंकि वो पीरियोडिक सिस्टम था, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितनी। हाँ, अगर तुम परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे होते तो तुम क्या एंट्री बनाते? कभी बार मैंने करवाया भी क्लास में ऐसे कि चलो मुझे बताओ अगर मैं परपेचुअल से करूँगा तो मैं क्या एंट्री पास करूँगा। अब तो मुझे साथ साथ पता है कॉस्ट का, तो मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे मैं माल बेचूंगा उसकी कॉस्ट साथ साथ रिकॉर्ड करूँगा। सेल करने की एंट्री तो सेम बनती थी, क्या, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऐसा ही है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, यानी कि जो मैंने माल बेचा है उसकी कॉस्ट को मैं ठिकाने लगा दूंगा प्रॉफिट और लॉस में, ऐसा ही है ना। उसी कॉस्ट को क्या कर दूंगा, ठिकाने लगा दूंगा प्रॉफिट और लॉस में, चार्ज टू P&L कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा, मैं कोई मशकूक बात तो नहीं कर रहा, सब साथ है मेरे यहाँ तक, क्लियर है? ऑल ओके, आ जाओ। चलो अब मैं आपसे करता हूँ कोई 4 के करीब सवाल परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक के लिए। आपने ना कॉमन सेंस से आप लोगों ने जवाब देने, ठीक है। PDF शेयर कर दूंगा इसकी, मैं, मसला नहीं है। अच्छा, आपने जवाब देने अपने कॉमन सेंस से। मुझे बताओ किस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होगा। अच्छा, जो मैं आपसे क्विज कर रहा हूँ ना, किताब के अंदर लिखी हुई बात है, लेकिन वहाँ से लिखने पढ़ाने से बेहतर है कि हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल में सीख लें, एग्जाम में टिक मार के आगे बढ़ें, सोचना ही नहीं पड़ेगा खल्ली वल्ली। मुझे बताओ कि एक बिज़नेस जो कि हाई वैल्यू आइटम में डील कर रहा है, हाई वैल्यू मतलब गोल्ड टाइप की समझो, अपने जहन में ना कोई हाई वैल्यू आइटम लो, बहुत अमीरों वाली आइटम में डील कर रहा है, तो वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेगा, परपेचुअल या पीरियोडिक? पीरियोडिक करेगा। वो उसको क्या फिक्र नहीं होगी कि उसको साथ साथ पता चलता रहे कितना माल है, कितना माल है, कितने का माल पड़ा हुआ है, या वो पूरे साल का वेट करेगा, हाँ यार आराम से साल के आखिर में देखो कितना माल पड़ा हुआ है। अब बताओ, परपेचुअल करेगा ना, वो चाहेगा कि उसको साथ साथ पता चलता रहे कि उसके पास कितना बैलेंस है। भाई तुम्हारे अकाउंट में जो है ना 10 लाख रुपए रखे हैं मान लो, तो तुम हर थोड़ी देर बाद जाके चेक करोगे ना 10 लाख है ना भाई, है ना भाई, है ना, खत्म तो नहीं हुए, खाली तो नहीं हुए, या पूरे साल का एंड का वेट करोगी कि भाई बैंक स्टेटमेंट आएगा साल के आखिर में फिर देखूंगी, क्या करोगे बताओ? साथ साथ चेक करोगे ना। तो मुझे बताओ कि अगर एक बिजनेस हाई वैल्यू आइटम में डील कर रहा है तो उसके लिए क्या सूटेबल है, परपेचुअल या पीरियोडिक? परपेचुअल। और जो बिजनेस लो वैल्यू आइटम में डील कर रहा है, छोटे मोटे आइटम है, टुच्चे मुच्चे, कैलकुलेटर, शार्पनर, पेंसिल और ये स्टेशनरी की चीज़ें, तो वो स्टेशनरी में डील कर रहा है और छोटे लो वैल्यू आइटम है और इतना बड़ा कारोबार भी नहीं है, इतना बड़ा स्केल भी नहीं है, तो वो कौन सा मेथड प्रेफर करेगा? पीरियोडिक। एक बिजनेस है, उसके पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, लाखों ट्रांजैक्शन है, लाखों ट्रांजैक्शन है, लाखों ट्रांजैक्शन है, तो वो कौन सा मेथड प्रेफर करेगा? परपेचुअल। फिर यही करता रहेगा बैठ के पूरा दिन, हाँ पूरा दिन तो यही करता रहेगा ना, इतनी लाखों ट्रांजैक्शन है, चल भाई। और पीरियोडिक के अंदर भी अल्लाह माफ़ करे, वो परपेचुअल के अंदर भी अल्लाह माफ़ करे, एफ को रख लिया उसने, ज़िंदगी बर्बाद, हर उसके बाद वो रेट ही अपडेट करता रहेगा बैठ के ना उसका अकाउंटेंट, और तो कोई काम होगा नहीं शहजादे के पास। खैर अब तो मैं समझता हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, सब ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो हर ट्रांजैक्शन के बाद रेट अपडेट करना और फिर अगली सेल को उस रेट पे रिकॉर्ड करना एक अलग मुसीबत का काम है ना। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे? बोलो भाई, पीरियोडिक। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन थोड़ी हैं, चंद आते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो आइडियल परपेचुअल ही ना मेरे लिए भाई। चलो अब आ जाओ, लेजर्स अंडर परपेचुअल सिस्टम, तो पास हेडिंग डालो लेजर्स अंडर
परपीचुअल सिस्टम, यानी कि परपीचुअल सिस्टम में जहाँ पे चीज़ें साथ साथ अपडेट हो रही होती हैं, इसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे? लिखना नहीं है? हाँ जी, कॉपी घर रह गई। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, एक होता है परपीचुअल, एक होता है पीरियोडिक। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक की, जो तुम पढ़ के आए हो पहले पीरियोडिक की, तो उसमें तुम कौन कौन से लेजर बनाते थे इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए? परचेजेस और परचेज रिटर्न, ऐसा ही है क्या? कभी इन्वेंट्री का लेजर बनाया वहाँ पे? नहीं बनाया। लेकिन क्या इन्वेंट्री मेंटेन होती ही नहीं? इन्वेंट्री का अकाउंट होता ही नहीं होगा कंपनी के पास? होता होगा, लेकिन वो कुछ आखिर में जाके उसके अंदर चीज़ें डलती होंगी, हमने मेंटेन नहीं किया थ्रू आउट। इन्वेंट्री का अकाउंट होता है, मैं ये नहीं कह रहा इन्वेंट्री का अकाउंट होता ही नहीं है, इन्वेंट्री का अकाउंट होता है, लेकिन साल के आखिर में जाके अपडेट करता हूँ, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। सुन, उसको फिर मैं हिलाता हूँ, उठ जा भाई उठ जा, ईयर एंड हो गया, क्लोज हो गया, आज अभी एडजस्टमेंट मार के उसके अंदर बैलेंस अपडेट कर देता हूँ। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं परपीचुअल सिस्टम की, परपीचुअल सिस्टम के अंदर हमने कहा था इन्वेंट्री का लेजर साथ साथ अपडेट होगा, साथ साथ अपडेट होगा, साथ साथ अपडेट होगा। तो जब इन्वेंट्री का लेजर मेरा साथ साथ अपडेट हो रहा है, इसका मतलब इन्वेंट्री का अकाउंट ही बनेगा, और आएँ बाएँ शाएँ डाएँ झिझकियाँ पिचकियाँ सारी चीज़ें, सारी एडजस्टमेंट कहाँ होंगी? इन्वेंट्री के लेजर के अंदर ही मेंटेन हो रही होंगी। डन। तो एक इन्वेंट्री का बनेगा और एक किसका बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स का, कॉस्ट ऑफ सेल बुक करने के लिए। ओके। असल में हमारे ना मेहमान आए हुए थे दोस्त उस दिन, तो अली खालिद आए थे ना, अली खालिद भाई और हारिस भाई, हारिस लाहौर से आए थे और अली खालिद पेशावर से। मेहमान नवाजी के चक्कर में ना हमने कोई 5 दिन से खाने बाहर खा रहा हूँ, और जब इंसान बाहर खाने खाता है तो बस फिर मैं हूँ भी थोड़ा सा फूडी टाइप का बंदा ना, तो पिछले दिनों में नमकीन नोश, अफ़गानी बोटी कोई 4-4 दर्जन 2-2 दिन में, और उसके बाद दमपुख, बीफ पुलाव और बिरयानी और पता नहीं क्या कुछ नहीं खाया। तो सब कुछ खा पी के जो है ना वो हालत बुरी हो गई है। अब रोज़ कावे पी रहा हूँ उसको इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सुबह तो लॉ की क्लास में आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। चलो अब आओ, अगर मेरा सिस्टम परपीचुअल है, यानी कि मैं साथ साथ लेजर अपडेट कर रहा हूँ, साथ साथ अपडेट्स कर रहा हूँ, तो इन्वेंट्री का आनिया जानिया, आई और जाई, कमिंग एंड गोइंग आउट साथ साथ कहाँ मेंटेन हो रहा होगा, साथ साथ कहाँ अपडेट हो रहा होगा? इन्वेंट्री के लेजर में। यानी कि रिसीट सारी कहाँ आ रही होंगी? डेबिट साइड पे, और इशूज सारी कहाँ जा रही होंगी? क्रेडिट साइड पे। बात समझ आ रही है? रिसीट्स का मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं होता, ठीक है, सेल रिटर्न भी तो होता है, ठीक है। इसी तरह से इशुएंस का मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता। हाँ बताओ, इशुएंस का मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता, परचेज रिटर्न भी तो होता है। नहीं समझ आया? आ गया? देर से आया जल्दी आया? मैंने बोला भाई रिसीट्स के अंदर सिर्फ सेल्स नहीं होती, ठीक है, बल्कि परचेज रेट, सॉरी अपना, हाँ परचेज, सॉरी एक सेकंड क्या बोल दिया यार मैंने? उल्टा पुल्टा बोल दिया। हाँ यार तुमने ना मुझे कंफ्यूज कर दिया है, मैंने अच्छा खासा सही बोला था। देखो रिसीट्स के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? इन्वेंट्री रिसीट्स के, परचेज होगा ना, सेल्स क्यों लिख रही हूँ? मेरी बात सुनो, इन्वेंट्री आती है किससे? परचेज की वजह से। और अगर मैंने किसी को सेल की थी और वो रिटर्न हो गया माल, तो सेल रिटर्न की वजह से भी इन्वेंट्री नहीं बढ़ जाएगी? सही है ना? इसी तरह से मैंने कहा था सिर्फ सेल की वजह से इशुएंस नहीं होती, हो सकता है मैं किसी को सैंपल दे दूँ, हो सकता है मैं ड्राइंग करके आइटम अपने घर ले जाऊँ, ठीक है, हो सकता है मैंने कोई आइटम परचेज की हो और मुझे परचेज रिटर्न करना पड़ रहा हो। बात समझ आ रही है? तो जितनी रिसीट्स हैं आनी है, यानी कि आएंगे, इनकमिंग का होंगी डेबिट साइड में, आउटगोइंग का होंगी बोलो भाई क्रेडिट साइड में। इन्वेंट्री है ना, एसेट है ना। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
जब बढ़ रहा है, एक्सपेंस का अकाउंट है ना बेटा, बढ़ रहा है तो फिर डेबिट, कम हो रहा है तो फिर क्रेडिट। तो मुझे बताओ परपीचुअल सिस्टम के अंदर कितने लेजर बनेंगे? दो। कौन कौन से? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और पीरियोडिक सिस्टम के अंदर कितने बनेंगे? दो। कौन कौन से? परचेजेस और परचेजेस रिटर्न्स का। अच्छा, ये मैंने और क्यों लिखा है? और इसलिए लिखा है कि अगर परचेज रिटर्न का आपने अलग से लेजर मेंटेन किया वो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं किया तो नेट परचेज लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे हमें ना दिखानी होती हैं परचेज रिटर्न। डन। अच्छा, अगली बात, क्या इसका मतलब इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट होगा ही नहीं? यहाँ पे इन्वेंट्री का लेजर ही नहीं होगा? नहीं भाई, कंपनी ने बनाया होगा, कंपनी ने मेंटेन किया होगा, लेकिन वो सोया होगा पड़ा हुआ ऐसा करके। उसको हम उठाएंगे साल के आखिर में, उठ जा उठ जा उठ जा, ठीक है, उसको उठाएंगे और हिलाएंगे और उसको अपडेट कर देंगे। कैसे करेंगे अभी दिखाऊंगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, छोटे छोटे, क्या दे रहा हूँ बोलो भाई? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आगे बड़ा धमाका करेंगे बड़े सवालात की फॉर्म में, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की फॉर्म में मैं सारी चीज़ें तो मैं दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। अगली बात, ट्रीटमेंट ऑफ कैरेज इन। कैरेज इन का मतलब क्या होता है? माल मंगवाने की कॉस्ट, माल मंगवाने की कॉस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मेथड ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हो, परपीचुअल या पीरियोडिक। ये तुम्हारे लिए नई बात है, शायद पहले आपने नहीं सुनी हो, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखो कि इस इन्वेंट्री के चैप्टर में जहाँ जहाँ मैं कहूँगा ना कि यार एक्सपेंस बुक होगा, ये चीज़ तो एक्सपेंस के अंदर जाएगी, तो इस पूरे अकाउंटिंग के चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सपेंस का हेड इस्तेमाल करना है आपने, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। वो क्या है बोलो भाई? कॉस्ट ऑफ सेल। दो चीज़ों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बुक कर दो जाके। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ही उसके इन्वेंट्री के एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं ना, ठीक है। और अगली बात, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी हों, कुछ एक्सपेंस ऐसे भी हों जो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जा रहे हों, वो वन ऑफ होंगे, नॉर्मल नेचर के होंगे, वो फिर हम एडमिन एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल रहे होंगे। चलो अब मैं बात करता हूँ कैरेज इन की। मुझे बताओ कैरेज इन का मतलब क्या होता है? माल को मंगवाने की कॉस्ट, माल को मंगवाने की कॉस्ट। अच्छा, अगर पीरियोडिक है इसका मतलब तो वो फॉर्मूला लग रहा होगा, ऐसा ही है ना, फॉर्मूला लग रहा होगा। तो फॉर्मूला अगर लग रहा है तो कैरेज इन तो वहीं जाता है, अगर कैरेज इन वहाँ जा रहा है इसका मतलब कैरेज इन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन रही है, यानी कि कहाँ जा रही है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही है, ऐसा ही है। तो क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डब्बे में जाता है। डन। अगली बात, यानी कि एक्सपेंस आउट हो जाता है, ऐसा ही है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? एक्सपेंस है, तो यानी कि एक्सपेंस आउट हो जाता है। अच्छा, अगर मेरा सिस्टम परपीचुअल है, परपीचुअल के अंदर तो मैंने कभी ज़िंदगी में कॉस्ट ऑफ सेल्स का नाम सुना ही नहीं है। तो जब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का नाम सुना ही नहीं है तो घोड़े खोते बकरे गायें बैल सब कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री के अकाउंट में, तो इन्वेंट्री के अकाउंट में ऐड कर दूंगा। डन। पक्की बात है। ये वाली बात समझ नहीं आई? अच्छा, एक लेट से एक अमाउंट है, देखना मैं मिटा दूंगा अभी ना। एक अमाउंट है 500 रुपये की कैरेज इन। ये मैं कहाँ लेके जाऊँ? डिपेंड करता है मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ पीरियोडिक तो 500, तुम ऊपर आओ, तू इधर आ भाई, अबे कहाँ चला गया? तू इधर आ भाई, 500 इधर आ जा बेटा, पुट, तू मेरा पुत्र इधर आ जा, इधर ले आया इसको मैं। चलो, अगर मैं पीरियोडिक फॉलो नहीं कर रहा और मैं परपीचुअल फॉलो कर रहा हूँ, बोलो भाई मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ? परपीचुअल फॉलो कर रहा हूँ। तो उस 500 रुपये को, तो इस 500 रुपये को मैं कहाँ लेके जाऊँ? इस 500 रुपये को मैं कहाँ लेके जाऊँ? इस 500 रुपये को मैं जाऊँगा इन्वेंट्री, तू इधर आ जा बेटा। यानी कि इन अदर वर्ड्स, अगर कैरेज इन मेरा परपीचुअल के अंदर है तो यहाँ आएगा, अगर कैरेज इन मेरा पीरियोडिक के अंदर है तो कहाँ आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा। डन। अब क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? वो डब्बे के अंदर जाएगा, ठीक है, पीरियोडिक में। और अगर परपीचुअल है तो मैं तो जानता ही नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाल तो कोई शय ही नहीं, तो फिर क्या होगा बोलो भाई? फिर कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री का अकाउंट बचता है ना मेरे पास, ले दे के ऐसी इन्वेंट्री में दबाक दूध दबांग चिंग टबाक जुमडुम, ठीक है, क्लियर है? चलो ओके, आ जाओ अगली बात। ये वहाँ पर छोटे छोटे Q&A कर रहा हूँ, Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स, यहाँ रख दो इज्जत के साथ।
यहाँ रख दो आगे टेबल पे, यहाँ टेबल पे कैलकुलेटर के पास, यहाँ 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 इधर रख दो। हाँ यहाँ यहाँ ठीक है दादा, ठीक है। किसका था वैसे? ठीक है, ओके। अगली बात, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये बात आप पे काम आने वाली है और ये बात सवालात में भी आपके इंशाअल्लाह ताला काम आएगी। कहता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जहां मुझे ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री करनी पड़ेगी। देखो अगर मैं इसको भी छोड़ दूं तो मैं कौन सा ऐसा मेथड है जो अप टू डेट है, एक्यूरेट है, जहां मुझे बैलेंस पता है ओपनिंग का कितना है क्लोजिंग का कितना है, कौन सा मेथड है? परपेचुअल पीरियोडिक। परपेचुअल क्यों? क्योंकि मैं लेजर मेंटेन कर रहा था और साथ साथ बैलेंस मेरे पास अपडेट हो रहा था। अगर मेरे पास साथ साथ बैलेंस अपडेट हो रहा है तो क्या मुझे कोई एंट्री करने की ज़रूरत है? अलग से कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस मेरे सामने रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं सोया पड़ा हूँ और मुझे साल के आखिर में कोई आके उठाएगा, बोलेगा भाई तेरी इन्वेंट्री इतनी है, तेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना है, देख 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 तेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो बोलूँगा हाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो मुझे तो पता ही था, पूरे साल में सोया पड़ा था, साल के आखिर में मैं उठाऊँ, स्टॉक काउंट हुआ, पता चला क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो कौन से मिनट में एंट्री पास करूँगा? पीरियोडिक में। क्या बात है, ज़बरदस्त। कहता है पीरियोडिक में मेरे पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग मेंटेन नहीं होता, सिर्फ फॉर द ईयर की ट्रांजैक्शन को मैं अकाउंट फॉर करता हूँ, इसलिए मुझे पीरियड एंड पे जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। जबकि परपेचुअल में मेरे पास तो बैलेंस का, इन्वेंट्री का अपडेट ऑलरेडी आ रहा होता है। क्लियर? अब देखो हमने फुल एक्टिंग कर करके समझ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ रहा है। ठीक है, ओके। जवाब बताओ। अभी बढ़ के आ रहे हो? ऊपर वाला पीरियोडिक, नीचे वाला परपेचुअल, सब ऐसे ही बोलना है, सब यही बोलना है। तुम लोग बोलते तो मान लेते हैं। डन। ये छोटे छोटे नुक्ते, छोटे छोटे डॉट्स अभी जाके एक बड़े सवाल में ना क्लब हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। अगली बात, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनती है जनरल में। ये बहुत अहम बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौर से पिक करना। अगर समझ आ गया इंशाअल्लाह ताला सवालात परपेचुअल पीरियोडिक के तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और लेजर भी आराम से बन जाएंगे। ओके, मुझे बताओ पीरियोडिक के अंदर मैंने कहा था ना कि मैं तो पूरे साल सोया पड़ा था, मुझे किसी ने आके उठाया, भाई उठ जा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया है, गिन लिया है, अब इसकी एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पास करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक जब मैंने गिन लिया तो मैं स्टॉक को अपनी किताबों में लेकर आऊँगा ना, तो स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। डन। अच्छा, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक की क्या एंट्री बनेगी? ओपनिंग स्टॉक की एंट्री उल्टा कर दो उसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इस एंट्री को ना गौर से देख लो, गौर से एक बार इसको याद कर लो, फिर मैं इसको प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, इसको एक मरतबा याद कर लो, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा इसको। डन। मुझे बताओ पीरियोडिक के अंदर मैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या एंट्री पास करता हूँ? स्टॉक को अपनी किताबों में ले आता हूँ, भाई गिन लिया, आ जाओ, ले आओ आने दे, किताबों में आ गया, इन्वेंट्री के लेजर में आ गया, इन्वेंट्री है स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। और ओपनिंग के लिए इसको उल्टा पुल्टा कर दूंगा, उल्टा पुल्टा करके मैं गिर ही जाता अभी। ठीक है, क्लियर है? किसी को ये वाली एंट्री याद नहीं हो रही ना, अगर उल्टा पुल्टा करने में भी मसला हो रहा है तो उसके लिए एक और ट्रिक है। मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना ज़्यादा होगा या कम? ज़्यादा होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा। तो जितना ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, स्टॉक रेट। ठीक है, डन। डन, कॉपी कर लिया? करना है किसी ने कॉपी? अपने पास हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ लॉसेस, नुकसानात की इकसाम, नुकसानात की इकसाम, टाइप्स ऑफ लॉसेस। लॉसेस होते हैं दो तरह के, लॉसेस होते हैं दो तरह के। एक को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस, एक को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है विच इज़ एक्सपेक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो मैंने एक्सपेक्ट किया होता है कि यार इतना लॉस होगा। लेट से अगर मैं कराची मंगवा रहा हूँ कुछ लाहौर से कुर्सियाँ, तो मुझे पता है यार लाहौर से अगर कुर्सियाँ आ रही हैं तो लोडिंग ऑफ लोडिंग में 1000 में से 2 कुर्सियाँ टूट जाएंगी,
ये क्या है? नॉर्मल लॉस। ये क्या है? नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हो जाएगा। लाहौर से कराची शिपमेंट आ रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और सारा माल डैमेज हो गया। एबनॉर्मल लॉस। मेरे गोदाम में माल पड़े पड़े आग लग गई। एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लो नॉर्मल लॉस की। कहते हैं 0.5% ऑफ द डीजल वॉस लॉस ड्यू टू एवापोरेशन। केमिस्ट्री पढ़ी है ना किसी ने? आप में से किसी ने पढ़ी है ना बचपन में? तो केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट है ना कि वो क्या होता है, वो एवापोरेट हो जाता है, वो मॉलिक्यूल्स वॉलिक्यूल होते हैं, केमिकल शेमिकल होते हैं। तो जैसे आप खोलते हो ढकना तो वो कुछ ना कुछ करके यूँ शू करके वो हवा में चले आते हैं। मुझे इतना ही पता है बस, ठीक है, तो इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है। तो बोलो भाई ये क्या होता है, ये क्या है? बोलो भाई बताओ ना। ये नॉर्मल लॉस है। ठीक है, अगली एग्जांपल पढ़ लो। कहते हैं ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग 1000 में से 2 चेयर्स क्या हो गई? डैमेज हो गई। ये भी क्या है? नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो मैंने कभी तवक्को की ही नहीं थी इसकी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी जिस लॉस की, वो लॉस हो गया। जैसे कि फायर से, फ्लड से। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब बात यह है कि नॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस मुझे पता तो चल गया कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? सर कैसी बात कर रहे हैं, लॉस डेबिट और क्रेडिट कर दें आप, जो भी आपका है हिसाब किताब, ऐसा ही होता है? इतना आसान है? नहीं ना, थोड़ा सा और देखते हैं ना इसको। आओ, कहते हैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल लॉस की। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल लॉस की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस की क्या होगी? कहते हैं डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो। आप परपीचुअल रख रहे हो या पीरियोडिक रख रहे हो। अगर मैं परपीचुअल रख रहा हूँ इसका मतलब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ ना, बोलो ना, कर रहा हूँ। तो जितना भी एक्सपेंस आएगा सारा का सारा कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और इन्वेंट्री क्रेडिट क्यों करी? क्योंकि इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन हो रहा है भाई यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा भाई नुकसान हो गया, और नुकसान को रिकॉर्ड कहाँ करूँ? पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक तो कॉस्ट ऑफ सेल में कर, सॉरी परपीचुअल है ना, तो कहाँ करूँगा? कॉस्ट ऑफ सेल में करूँगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, डन। अगर पीरियोडिक है, अगर पीरियोडिक है तो मैं नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं करूँगा। वजह क्या है? कहता है एक तो वजह यह है कि मेरे पास तो कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट मेंटेन ही नहीं है, तो मैं कोई एंट्री करूँगा ही नहीं। आसान दबाना समझाने के लिए। लेकिन दूसरी वजह है ना, दूसरी वजह यह है कि देखो साथ साथ मुझे चीज़ों का नहीं पता चल रहा ना इसमें। अगर साथ साथ बैलेंस अपडेट हो रहा होता तो मैं कहता हाँ यार ये माल आया, ओहो जल गया, चलो फ़ौरन से एंट्री कर दो, फ़ौरन से एंट्री कर दो। जैसे फ़ौरन से मैंने इशुएंस की थी, मैं फ़ौरन से एंट्री कर देना नुकसान की। लेकिन यहाँ तो मैं फ़ौरन काम नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा हूँ? साल के आखिर में जाके स्टॉक काउंट कर रहा हूँ। तो जो साल के आखिर में मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसके अंदर तो उसका इम्पैक्ट शामिल है ना, चोरी का, डकैती का, जलने का, भुनने का। बात समझ आ रही है? तो इसलिए नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री मैं नहीं करूँगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने कहा 2 तरह के लॉस होते हैं, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मैंने कहा कि परपीचुअल में फ़ौरन एंट्री कर दूंगा। कहाँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट खोला हुआ है, दे मार 4.5 चल मैं निकल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जा। ठीक है। अगर पीरियोडिक है तो वो तो मैं साल के आखिर में जाके चीज़ों को पता लगेगा, और साल के आखिर में जो स्टॉक काउंट होगा उसके अंदर इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया होगा ना, चोरी का, डकैती का, छिन जाने का, डैमेज का। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं बनती। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में देखा जाएगा कि आपका मेथड कौन सा है, क्या परपीचुअल है या पीरियोडिक है, या परपीचुअल है या फिर पीरियोडिक है। देखो रिगार्डलेस ऑफ द मेथड एबनॉर्मल लॉस बुक होगा और अपने नाम से ही होगा, और वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जा रहा होगा बिजनेस के। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, वो नीचे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहे होते हैं ना, वहाँ दिखाऊंगा ये मेरा एबनॉर्मल लॉस आ गया है। लेकिन क्रेडिट क्या करूँ? डिपेंड करता है कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। अगर परपीचुअल कर रहे हो तो इन्वेंट्री का लेजर मेंटेन किया होगा, इन्वेंट्री से निकाल दो। और अगर परपीचुअल फॉलो नहीं कर रहे, पीरियोडिक कर रहे हो, तो आपने कौन सा अकाउंट खोला हुआ है आजकल भाई? परचेज का, तो परचेज क्रेडिट कर देना। डन, पक्की बात है। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अल्लाह अकबर। आज की जो कॉन्सेप्ट है ना बुनियादी वो मैंने आपको दे दी हैं। अब आ जाओ, अब साथ साथ ना मैं कोशिश करूंगा जितना हमने पढ़ लिया ना उतने हम नोट्स भी रीड करना शुरू हो जाए साथ साथ, क्योंकि 83 पेजेस के नोट्स से मेरे फजूल में आखिर में लंबी होगी, तो हम साथ साथ ना नोट्स को क्लियर करते हैं। यूनिट 1 आपके पास आ रहा है बच्चों, बेसिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। कह रहा है IS2 इन्वेंट्री से डील करता है, और इन्वेंट्री वो एसेट होते हैं, इन्वेंट्री वो एसेट होते हैं
ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि फिनिश गुड्स। इतना तो बताया ना कि रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, फिनिश गुड्स क्या होता है। देखो ये रॉ मटेरियल है, ये एक चक्की है, इसके अंदर मैं रॉ मटेरियल डाला, ठीक है, ये बीच में प्रोसेस हो रहा है यानी कि वर्क इन प्रोसेस, और फिर जब जाके चक्की से फाइनली मेरा कोई आउटपुट निकल जाएगा, आटा निकल जाएगा, इससे मैं बोलूँगा भाई ये क्या है, फिनिश गुड्स। बात समझ आ रही है। इसी तरह से ये लो एक और मिसाल, लेमन मिसाल, ये क्या है, डंडे, ये कहाँ जा रहे हैं, ये गन्ने की मशीन में जा रहे हैं, ये गन्ने की मशीन में जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई, वो गंदी तरह से ना गन्ने पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, और आखिर में क्या हुआ, वो नीचे एक वो लगी हुई है, थाल लगी हुई है, और इसके अंदर से ना जूस गिर रहा है इसके अंदर। ये क्या है भाई, ये फिनिश गुड आ गया। ये क्या हो गया भाई, रॉ मटेरियल आ गया, यहाँ डाला, और वो क्या हो गया, वो भाई बीच में प्रोसेस हो गया। बात समझ आ रही है। चलो ओके। कहता है इन्वेंट्री वो होती है जो आपने बिजनेस के लिए रखी हुई है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, in the process of production for sale such as WIP, in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in rendering of service, raw material and other supplies। कहते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है ना वो दूसरी चीज़ों में जाके लग जाए, दूसरे आइटम को बनाने में कंज्यूम हो जाए, तो वो भी इन्वेंट्री कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी इन्वेंट्री दूसरी इन्वेंट्री को बनने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। अगर मैं बात करूँ मोबाइल की माइक्रोफोन चिप्स की, मोबाइल की चिप्स की, अगर मैं अपने मशीन से ये चिप्स बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ बोलो भाई, चिप्स बना रहा हूँ, तो ये चिप्स ही खाने वाले नहीं है, मोबाइल की चिप्स है ना, तो ये क्या चिप्स मेरी इन्वेंट्री है चिप्स, मोबाइल की चिप्स, माइक्रो चिप इन्वेंट्री है। प्रोसेसर, चिप छोड़ो यार, तुम प्रोसेसर ले लो, मोबाइल का प्रोसेसर मेरी इन्वेंट्री है, लेकिन इसने आगे जाके कंज्यूम हो जाना है किसी और इन्वेंट्री के बनने के लिए। बात समझ आ रही है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो इन्वेंट्री है ना ये किसी पीपी के बनने में काम आ जाए। अब मैं ईंटें बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ बोलो भाई, ईंटें बना रहा हूँ, और ये ईंटें मैं इस्तेमाल करूँगा अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन के लिए। बात समझ आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, मैं बोलूँगा भाई पीपी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। बात समझ आ रही है। ये बिल्कुल मैंने ना आपको एक बुनियादी मिसाल दे दी है और आगे के एक कॉन्सेप्ट के लिए आपकी बेस बना दी है। क्लियर है। चलो, गुड्स इन ट्रांजिट। कहता है कभी कभार ऐसा होता है कि आपका माल ना रास्ते में होता है। आपका माल कहाँ होता है बोलो बच्चों, रास्ते में होता है, वो आपके पास अभी नहीं पहुंचा होता, तो क्या वो आपका इन्वेंट्री होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग ऐसा नहीं सोचती। अकाउंटिंग कहती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, कहता है देखो भाई मुझे पता है कि इन्वेंट्री तुम्हारी फिजिकल पोजीशन में अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर मैं इन सब्सटेंस देखूं तो जो गोरा है, जो अंग्रेज़ है, उसने समंदर में चीज़ डाल के रवाना कर दी है और वो अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा हो गया है। अब नुकसान हो नफ़ा हो वो सारा का सारा किसका है, तुम्हारा। इसे हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, FOB बेसिस। क्या कहते हैं, FOB बेसिस, फ्री ऑन बोर्ड, नीचे लिखा हुआ है FOB। एग्जाम्पल के अंदर ना एक अपने FOB का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन इसको सिखाया नहीं, समझाया नहीं। तो बहरहाल, तो अगर जिससे मैंने माल मंगवाया उसने समंदर पे डाल के छोड़ दिया और अब रिस्क भी मेरा, रिवॉर्ड भी मेरा, तो इसका मतलब इन्वेंट्री भी मेरी। तो गुड्स इन ट्रांजिट को भी हम इन्वेंट्री की गिनती में शामिल करते हैं। डन। चलो बढ़ जाऊँ आगे। कहते हैं ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इसको रीड करना तो कर लेना। डन। ओके। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री ये पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ाया, इस बार नहीं पढ़ाया इन्वेंट्री में, बेसिक्स में पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। बेसिक्स में ये चीज़ पढ़ी हुई नहीं पढ़ी हुई बताओ, फिर मैं देखूंगा ना मुझे टाइम कितना लगाना है इसके ऊपर। किस किस को याद है कॉन्सेप्ट, हाँ, नहीं याद, नहीं याद, ये नहीं पढ़ा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट में कि इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। इसके लिए हम रखेंगे कल की क्लास खास, ठीक है, फिर हम कल की क्लास में ना NRV डिस्कस कर लेंगे। अभी आ जाओ आगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेज पढ़ लिया था, बोलो भाई, पढ़ लिया था ना, एग्जाम्पल 1 पढ़ ली थी, पढ़ ली थी, सॉल्यूशन भी देख लिया था, देख लिया था। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ी हमने ये।
एनआरवी कल पढ़ना है, आज तो नहीं। यहाँ आ जाओ यूनिट नंबर 4 पे, रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज परपीचुअल वर्सेस पीरियोडिक। ये क्या है भाई? क्या देखो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं, एक को हम कहते हैं पख और एक को कहते हैं टक। नहीं, पक टक नहीं कहते, एक को कहते हैं परपीचुअल और एक को कहते हैं, बोलो भाई क्या, पीरियोडिक। अच्छा, कहता है पर पीरियोडिक क्या होता है, परपीचुअल क्या होता है? कहता है इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीरियोडिक के अंदर अपडेट नहीं होते कंटिन्यूसली, बल्कि इसके लिए मैं एक परचेज के अकाउंट का इस्तेमाल करता हूँ और हर ट्रांजैक्शन को एक सिंगल जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अकाउंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, इट इज़ डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ द पीरियड वाया क्लोजिंग एंट्री। ऐसा ही है परपीचुअल। कहता है इन्वेंट्री का बैलेंस मैं साथ साथ इसमें अपडेट करता रहता हूँ और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूँ विच आर रेलिवेंट टू मूवमेंट इन्वेंट्री, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल, कह रहे हैं मैंने परचेज की, सेल की, रिटर्न की, परचेज रिटर्न की, ड्राइंग की, एबनॉर्मल लॉस किया, परचेज आर डायरेक्टली डेबिटेड टू द इन्वेंट्री अकाउंट। जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी कहाँ जाएंगी बोलो बच्चों, इन्वेंट्री के अकाउंट में जाएंगी। तो कह रहे दो जनरल एंट्री मेंटेन करूँगा, एक बनाऊँगा सेल की और दूसरा बनाऊँगा कॉस्ट ऑफ सेल्स की। ऐसा ही है। कहता है यहाँ पे मैं परचेज और परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाता हूँ, यहाँ इस अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई भी अगर लॉस आता है ना इन्वेंट्री का तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है ना आखिर जब मैं स्टॉक काउंट करूँगा, इसलिए मैं कोई नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं बनाता। लेकिन इसका नुकसान ये है कि कोई हो सकता है ऐसे लॉसेस हो जाएं जो मेरी नज़रों से ओझल हो जाएं, मुझे पता ही नहीं चले लॉस हुआ हो। ठीक है। अच्छा, परपीचुअल में चूंकि मैं अपना रिकॉर्ड साथ साथ मेंटेन कर रहा होता हूँ, अपनी किताबों को साथ साथ अपडेट कर रहा होता हूँ, फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट को कंपेयर कर रहा होता हूँ मैं अपने किताब अपना रिकॉर्ड से, इसलिए साथ साथ लॉसेस ना मैं आइडेंटिफाई मुस्तकिल कर पाता हूँ। डन। अच्छा, कहता है दिस सिस्टम इज सूटेबल टू लार्ज साइज आइटम और लो वैल्यू इन्वेंट्री। कौन सा कौन सा कौन सा? चलो, दिस सिस्टम इज सूटेबल टू हाई वैल्यू इन्वेंट्रीज और वेयर इन्वेंट्रीज मूवमेंट आर फ्रीक्वेंट। कौन सा? पॉसिबल कॉज ऑफ डिफरेंसेस। कहता है भाई पॉसिबल कॉज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस ऑन द इन्वेंट्री अकाउंट एंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटेड इंक्लूड द फॉलोइंग। कह रहे हो सकता है आपने एक लेजर मेंटेन किया हो इन्वेंट्री का, वो वाला, ये सब आपने किया हो और आपके पास इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा हो, लेकिन जब आपने गोदाम में गए हो, आपने जब यहाँ पे जाके चीज़ें गिनी हो और ये मखनचू खड़ा हुआ गिन रहा हो चीज़ें, तो इसको इसमें और इसमें कोई डिफरेंट नज़र आ रहा हो, ये बोलेगा भाई ये क्या हो गया, पोएं पोएं पोएं, ये क्या हो गया। वो कह रहा भाई डिफरेंस आ सकता है, टेंशन नहीं लो, परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? कह रहे होते हैं किसी ने इन्वेंट्री मार ली हो, जेब में उठा के निकाल लियो बाहर। ठीक है। इनकरेक्ट पोस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री रिसीट्स और इशूज़। कह रहे हो सकता है जिस चर्सी ने ये एंट्रीज की हैं गलत कर दी हो, ऐसा भी तो होता है। ठीक है। डैमेज टू इन्वेंट्री विथ फेलियर टू रिकॉर्ड दैट डैमेज। कहते हैं हो सकता है यहाँ किसी इन्वेंट्री को आग लग गई हो, ऐसे ऐसे आग निकल गई हो, ठीक है, आग लग गई हो, ठीक है, और यहाँ पे वो इन्वेंट्री की आग रिकॉर्ड ना हुई हो। ठीक है। अगली बात कहता है फेलियर टू रिकॉर्ड रसीद। हो सकता है कोई चीज़ आई हो लेकिन एक बंदा फिर नशे की हालत में एंट्री कर रहा था, उसने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करी। ठीक है। वो कहता है फेलियर टू रिकॉर्ड एन इशू, या आपने इशुएंस की थी, इशुएंस यहाँ इशुएंस की थी ना इस कॉलम में, कहता है उसने नहीं रिकॉर्ड की यहाँ पे। तो हो सकता है भाई डिफरेंस आ जाए, इंसान है वो, बेसिकली कहना चाह रहा है कि इंसान है, गलती हो जाती है, माफ़ कर दिया करो। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। आ जाओ आगे, मिटा दूँ उसको। ओके, पढ़ो उसको।
पढ़ जाऊँ आगे, पढ़ाऊँ? कहते हैं जनरल एंट्रीज, परपेचुअल और पीरियोडिक की दोनों की देख लो, हमने बनाई हुई है पहले भी, हमें आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लिखी हुई है ना एनआरई वाली बात, इसको येलो कर रहा हूँ मैं अभी। येलो का मतलब पेंडिंग, दोबारा पढ़ेंगे हम आगे। कहता है पीरियोडिक के लिए भी हम ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री पीछे पढ़ के आ रहे हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कहते हैं परपेचुअल के अंदर कोई मसला ही नहीं यार, ओपनिंग इन्वेंट्री लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। परचेजेस के लिए यहाँ पे परचेज का अकाउंट इस्तेमाल होता है, यहाँ इन्वेंट्री का अकाउंट इस्तेमाल होता है, क्रेडिट साइड सेम है। कहता है कैरेज इन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जाती है और यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर जाती है, पढ़ के आया हूँ पीछे। कह रहे कोई डिस्काउंट अगर मिल गया, डिस्काउंट अगर तुम्हें मिल गया तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दो या परचेज क्रेडिट कर देते, ऐसा ही है। यहाँ पे इन्वेंट्री क्रेडिट कर देते हैं। अगर मैंने रिटर्न कर दिया है तो यहाँ परचेज रिटर्न का लेजर इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इन्वेंट्री का लेजर इस्तेमाल होगा। अगर मैंने सेल्स किया, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं बनती। क्यों क्यों क्यों? पीरियोडिक है और परपेचुअल में साथ साथ रिकॉर्ड होती है। देन माल वापस आ गया तो रिटर्न सेल रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और वहाँ भी सेल रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो फ़र्क क्या है यहाँ पे? चूंकि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं अपनी इन्वेंट्री को वापस लेकर आऊँगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन बोलो बच्चों क्या, यहाँ पे तो मेरे पास कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ही नहीं, तो कोई एंट्री भी नहीं। डन, पक्का साथ हो? एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे पीरियोडिक के अंदर मैंने क्या बताया था, पीरियोडिक के अंदर मैंने क्या बताया था कि एबनॉर्मल लॉस कहाँ लेके जाऊँगा? परचेजेस के अकाउंट में, सॉरी किस में लेके जाऊँगा बोलो भाई? परचेज के अकाउंट में। और वहाँ किस में लेके जाऊँगा? इन्वेंट्री के अकाउंट में। डन, एबनॉर्मल लॉस दोनों जगह डेबिट हो रहा था। अगर मैंने कोई ड्राइंग कर ली है ओनर ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो यहाँ पे परचेज का अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पे इन्वेंट्री का अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है। डन। अच्छा, अगर फ्री सैंपल हो गया, मार्केटिंग हो गई, चैरिटी हो गई, आगे आ जाओ, शाबाश जल्दी आ जाओ। इसका हाथ तुम तक पहुँच नहीं पाया, शाबाश। शर्म नहीं आती ना थोड़ी सी भी? थोड़ी सी आती होगी। ये जो यूँ हाथ कर करके ना उसको मार दी बराबर वाली को, मैंने देख लिया आधे रास्ते में हाथ वापसी हो गया। फ्री सैंपल चैरिटी, अगर मैंने किसी को फ्री में सैंपल दे दिया, चैरिटी कर दी, तो मार्केटिंग एक्सपेंस या चैरिटी का एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा और परचेज का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ इसलिए परचेज क्रेडिट। यहाँ पे किसका अकाउंट क्रिएट कर दूंगा बोलो बच्चों? इन्वेंट्री अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। डन। हाँ जी, क्या करूँ? अगेन रिपीट करूँ? कौन सी? कहाँ गई ये? देखो अपना मेरा, मैंने कहा था कि कैरेज इन पीरियोडिक के अंदर तो क्या बन रहा होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बन रहा होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में कर दूंगा उसकी कैरेज इन की एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और कैश क्रेडिट जो भी है। और वहाँ पे तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बनाता ही नहीं हूँ पीरियड अपना परपेचुअल में, तो क्या करूँगा? इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। डन। चलो अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बता कर आया हूँ कि अगर मेरी इन्वेंट्री किसी बड़े एसेट के बनने के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट और पीपी डेबिट ऐसा ही है, लेकिन यहाँ तो इन्वेंट्री का अकाउंट इस्तेमाल ही नहीं करता, तो फिर कौन सा करूँगा? परचेजेस का। डन। आ जाओ नॉर्मल लॉस, पीरियोडिक में कोई एंट्री नहीं बनती, परपेचुअल में बनती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। डन। अच्छा, ये वाली पढ़ ली थी, क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री कि एक साल के आखिर में बोलूँगा उठ जा भाई, क्लोजिंग स्टॉक काउंट हो गया, अपने इन्वेंट्री को अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर दो आके। बोलूँगा अच्छा पीरियोडिक है, हाँ यार साथ साथ तो करना नहीं पड़ता, एंट्री बनानी पड़ेगी जल्दी से, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। डन। अच्छा, और यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं बनती क्योंकि साथ साथ अपडेट चीज़ें हो रही होती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये 2 एंट्रीज पेंडिंग पर डाल दो क्योंकि हमने एनआरयू वाली चीज़ें डिस्कशन नहीं की हैं, तो जैसे ही करेंगे हम ये डिस्कस फ़ौरन से कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ आती है? चलो, नोट्स हैं हम लोगों के पास? हाँ जी, नहीं है? ये वाले हैं ना, भेजे मैंने, चेक करो।
किसी को बोलो कर दें, अच्छी बात है, यहीं रखा रहने दो। 5 बज रहा है, ठीक है, 5:15 पे दोबारा मिलते हैं असर का ब्रेक करके, ठीक है। तो इन्वेंट्री का जो लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, यहीं तक रखते हैं और अगले लेक्चर के अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।